स्टोरी एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया था, तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप पर्सनल स्टोरी मेरी सुनते हैं तो शायद आप अपने आप से रिलेट कर पाए। पर्सनल स्टोरी सुनेंगे तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आएगी और शायद आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। और आपको ये मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आखिर में मैंने ड्रॉप करने का डिसीजन ले ही लिया था। तो अगर आप मेरा डिसीजन गलत था, अब मैं एक जो हम ड्रॉपर्स बनकर तैयारी करना चाहते हैं वो बहुत मुश्किल है। और अगर मुझसे आप पूछने आएंगे कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो आपको यही बोलूंगी कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अब डिस्कस। हेलो गाइस, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PhD विद पूजा। अगर आप जेईई मेन एस्पिरेंट हैं या फिर जेईई मेन का एग्जाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है या आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, मतलब आपको इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में मेरी पर्सनल स्टोरी एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया था, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेरी पर्सनल स्टोरी, इसके बाद मेरा डिसीजन सही था या नहीं, और ड्रॉप लेने के नुकसान क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं, और इसके बाद एट द लास्ट आपको अगर ड्रॉप लेना ही है, आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, मेरी पर्सनल स्टोरी। अगर आप पर्सनल स्टोरी मेरी सुनते हैं तो शायद आप अपने आप से रिलेट कर पाए, तो आपको आगे की बातें आसानी से समझ आएगी और शायद आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, ड्रॉप लेना है या नहीं। ये कंफ्यूजन हर किसी को होता है। कोई भी अपनी जिंदगी में 100% करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता। हम इंसान हैं, हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं तो आप सीधा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है, आपको जिस भी टाइम स्टैम्प पर जाना है उसी टाइम स्टैम्प पर जाकर उस पॉइंट को देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ या फिर मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस स्टोरी को सुनते हैं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल सकती है, थोड़ी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप चाहे तो इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं और आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो बिना देर इस वीडियो में अपनी पर्सनल स्टोरी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगर आप मेरी स्टोरी को सुनते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और आपको यह बात भी क्लियर होगी कि कंफ्यूजन एक्चुअल में सबको होता है। किसी को भी 100% श्योर नहीं होता है कि जो डिसीजन वो ले रहा है वो सही है या नहीं। हर किसी को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलत सही में फर्क नहीं कर पाते हैं। और जब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे को दोनों ऑप्शन ही सही और गलत लगते हैं। अब लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता ही है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आखिर में मैंने ड्रॉप करने का डिसीजन ले ही लिया था। तो मेरी स्टोरी कैसे शुरू होती है, मैं 11th और 12th में एवरेज स्टूडेंट थी, अपना रेगुलर स्कूल जाती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। अच्छे मतलब मार्क्स मेरे अच्छे आ गए थे 12th रिजल्ट आने के बाद। और मैंने जेईई मेंस का फॉर्म किसी के कहने पर भरा था। किसी ने मुझे बोला, पूजा ऐसा होता है कि अगर हम ये एग्जाम क्लियर कर देते हैं ना जेईई मेन का, तो हमें IIT में एडमिशन मिलता है। तो उनके कहने पर ही मैंने ये एग्जाम दिया था। पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि जी एडवांस का पेपर भी देना होता है और वो बहुत टफ होता है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था, जेईई एडवांस का कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मेरे साथ क्या होता है, जेईई मेन का मैं पेपर का फॉर्म भर देती हूँ और वो पेपर दे आती हूँ। जब मेरा रिजल्ट आता है तो मेरे 51 मार्क्स आते हैं, सिर्फ 51, ओनली 51। और उस टाइम कट ऑफ जो थी वो अप्रॉक्स रही थी 80 और 81। उस टाइम मार्क्स में कट ऑफ आती थी जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था। तो उस टाइम पर मुझे किसी ने बोला कि पूजा तेरे 51 मार्क्स आ गए, तेरे को पता है जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं ना उनकी भी इतने मार्क्स नहीं आते, तेरे तो बिना प्रिपेयर करे इतने आ गए। अगर तो प्रिपेयर करेगी ना तो तेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और तुझे अच्छे सा IIT मिल जाएगा। तो मैंने उनकी ये बात सुनी थी। उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया और मैंने सोचा कि हाँ ड्रॉप भी ले सकते हैं। तो मैं हर जगह से यही सोचने लगी, डिस्कवर करने लगी और मुझे कंफ्यूजन भी हुआ मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। मैंने मेरे बहुत मतलब रिलेटिव्स हैं, वो अच्छे हैं, वो सही गाइड कर सकते हैं, उनसे मैंने
गाइडेंस ली, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं लेना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं, 2 लोग कह रहे थे कि नहीं लेना चाहिए और 2 लोग कह रहे थे कि लेना चाहिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने मेरे माइंड में फिट कर लिया था कि मुझे ड्रॉप लेना है, क्योंकि उस टाइम पर हम सही गलत नहीं देख पाते हैं। जिनको सच्चाई पता होती है उन्हें पता ही होती है। मेरे एक ताऊजी हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि पूजा, अगर तू ड्रॉप ले भी लेगी ना तो देख लियो 1 साल बाद तू जहां आज खड़ी है ना वहीं खड़ी पाएगी। और मेरे साथ वही हुआ। मतलब 12th के बाद एक हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। जब हमारे पास पहले से कोई डिसाइडेड गोल नहीं होता तो हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें करना क्या है। मेरे पास भी कोई गोल नहीं था तो मेरे अंदर भी कंफ्यूजन था, मुझे करना क्या है। तो यही गोल, यही कंडीशन मेरे पास तब भी बनी जब मेरा 1 साल ड्रॉप मैंने कर लिया था। उसके बाद भी सेम सिचुएशन ही हो जाती है कि IIT लेनी है नहीं लेनी है, प्राइवेट एडमिशन लेना है नहीं लेना है, किसी और कॉलेज में लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि ड्रॉप लेने के बाद मेरा JEE मेंस का एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया था, पर मेरा एडवांस जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। और JEE मेंस में भी मेरी कोई इतनी अच्छी खासी परसेंटाइल नहीं थी, मेरी परसेंटाइल 96 थी। तो मेरी रैंक भी जो थी वो 48,000 थी। तो उसमें कोई अच्छा NIT भी नहीं मिलता है, पर मुझे मिल रहा था, मैंने वो भी नहीं लिया था। क्योंकि कुछ डिसीजंस जो होते हैं हम नहीं ले पाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे जो NIT मिली थी मैंने उसे छोड़ दिया और अपना बैचलर्स में ही यहाँ लोकल कॉलेज में ही, गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं एडमिशन ले लिया। तो ऐसा होता है, तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने ड्रॉप लिया था तो मेरा ये डिसीजन कुछ मायने में सही था, कुछ मायने में गलत था। मुझे इससे फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं फायदे के साथ। तो सबसे पहले मुझे फायदा क्या क्या हुआ। फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे प्रेशर हैंडल करना आ गया। जब हम JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, 1 साल में कोटा में थी, मैंने कोटा में ही प्रिपरेशन की थी, हॉस्टल में रही थी, मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रही थी। तो मैं एक प्रेशर को हैंडल कर पाई थी। मतलब एक JEE मेंस का जो प्रेशर होता है, JEE एस्पिरेंट्स पर एक प्रेशर होता है, वो उन्हीं को पता है जो JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल ड्रॉपर्स पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उन्हें फिर डर रहता है कि उनका 1 साल खराब हो गया। तो मेरे पास फर्स्ट प्रेशर था और मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रही थी, तो मैं हॉस्टल के साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी लाइफ को। तो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा यही हुआ कि मुझे हॉस्टल लाइफ का भी पता चला और JEE एग्जाम की प्रिपरेशन करने पर मैं प्रेशर को हैंडल करने के लायक हो गई थी। अब मुझे कोई भी कुछ भी कहता है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अभी कभी एग्जाम है, अभी कोई कहेगा कि मुझे कल को एग्जाम है, तो भी मैं नॉर्मल रहूंगी जैसे मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं JEE एग्जाम का जो प्रेशर है वो हैंडल कर चुकी हूँ। इसके बाद ऐसा होता है। एक फायदा मेरा सबसे मेन पॉइंट यही है कि मुझे एक प्रेशर हैंडल करना आ गया। एकेडमिकली मुझे पर कोई भी प्रेशर अगर डाला जाता है तो मैं उस प्रेशर को इजीली हैंडल कर पाती हूँ। सेकंड, मैं अकेला रहना सीख गई थी। हॉस्टल में रहकर हॉस्टल में कैसे रहा जाता है ये भी मुझे सीखने को मिला था। थर्ड, मेरा जो मेंटल एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गई थी, अननोइंगली इंक्रीज हो जाती है। जो JEE मेंस का जो सिलेबस होता है वो प्रिपरेशन करने के दौरान हमारी जो एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ में बेनिफिट मुझे ये हुआ था कि जो मेरे कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे, उसकी प्रिपरेशन में कंसेप्ट्स तो स्ट्रॉन्ग हो गए। तो मुझे यही मेन 4 प्रॉफिट हुए थे। और अब बात करते हैं नुकसान की। अब नुकसान भी मुझे हुए। नुकसान मुझे क्या क्या हुए। सबसे फर्स्ट नुकसान तो मेरा यही हुआ कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा 1 साल खराबी माना गया। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ 12th पास आउट हुए थे वो बैचलर्स में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे। मतलब मेरे ही क्लासमेट्स मेरे सीनियर बन गए थे और जो मेरे जूनियर थे वो मेरे बैचमेट बन गए थे। तो ये लोग वही समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब मैं 10th +2 तक जिन लोगों के साथ बेंच पर पढ़ती थी और जो मेरे जूनियर्स थे उनके साथ मेरी बॉन्डिंग अलग अलग हो गई। जो मेरे बैचमेट्स थे वो मेरे सीनियर बन गए, मतलब वो मुझसे आगे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मैं पीछे रह गई हूँ। उस टाइम लगता है, एक बार लगता है जब एग्जाम। और दूसरा नुकसान ये होता है जब एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, मेंटल प्रेशर।
और हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, मतलब हमारे लायक कुछ है ही नहीं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और थर्ड पॉइंट ये भी, अच्छे से अपना कोई मेंटेन कर ही नहीं पाई थी। मैंने अच्छे से स्टडी करी नहीं थी, तो मैं अच्छे से पढ़ी ही नहीं थी, तो मेरा जो फ्लो है वो भी खराब हो गया था। तो आगे बात करते हैं कि आपको ड्रॉप कब लेना चाहिए। मैं जवाब देना भूल गई पीछे कि मेरा डिसीजन मुझे सही लगा या गलत। मेरा डिसीजन गलत था। मेरा डिसीजन गलत इसलिए था क्योंकि मैंने 11th-12th में कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, और एज ए फ्रेशर जो हम ड्रॉपर्स बनकर तैयारी करना चाहते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। पता, जब मैं कोचिंग में थी ना, तो मुझे एक लाइन बोली जाती थी हमारे टीचर्स के द्वारा। वो क्या बोलते थे, जब आप, मतलब वो कहते थे कि ड्रॉपर्स को का सिलेक्शन क्यों नहीं होता। उन्होंने एक रीजन बताया था कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैंने इससे कंक्लूजन निकाला। और अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, और अगर मुझसे आप पूछने आएंगे कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी आपने क्या प्रिपेयर किया है, आपकी रैंक कितनी है, आपका गोल क्या है, आप क्या कर रहे हैं। मैं सीधा आपको यही बोलूंगी कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि मुझे, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो टीचर्स क्या बोलते थे, हमको बोलते थे कि ड्रॉपर्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल है और उनका सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। 11th-12th क्लास के बच्चे को जितनी मेहनत करनी होती है, उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत एज ए ड्रॉपर आपको करनी होती है। वो क्यों, उन्होंने पूरा रीजन बताया था। हमारे पास इसके लिए एक स्टोरी है। हमारे पास 2 बॉक्स है, तो उन दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स जो है वो खाली है, और एक बॉक्स के अंदर गंदी, मतलब खराब, कहीं से गंदी है, कहीं से उसके अंदर छेद है, कहीं से वो फटी हुई है, ऐसी बॉल्स हैं। तो अब हमारे पास 2 बॉक्स हैं, तो हम क्या चाहते हैं, अब हमारे पास नई बॉल्स भी हैं, और उन नई बॉल्स को हम उन बॉक्सेस में डालना चाहते हैं। तो आप कौन से बॉक्स में बॉल डालना चाहेंगे? फर्स्ट वाले डब्बे में, खाली डब्बे में, जो एम्प्टी बॉक्स है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी है और उसके अंदर बॉल डालना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको जो बॉक्स है जिसके अंदर गंदी बॉल्स हैं, उसके अंदर आपको अच्छी बॉल्स डालनी है, तो आपको क्या करना होगा? डबल मेहनत लगेगी। पहले आपको वो सारी बॉल्स निकालनी होगी और उसके बाद अच्छी बॉल्स डालनी होगी। तो ये स्टोरी मुझे उन्होंने बताई थी, ये समझाने के लिए कि ड्रॉपर्स का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। क्योंकि जब आप 11th में आते हैं तो आप बिल्कुल नहीं होते हैं, आपके कोई कंसेप्ट आपको नहीं पता होता है, तो हमें सिर्फ आपको नया नया पढ़ाना होता है। तो हम आपको जो भी पढ़ाते हैं वो सीधा आपके माइंड में जाता है। लेकिन अब जब आप ड्रॉप करके आते हैं, एज ए ड्रॉपर आते हैं, 11th-12th में आप पढ़ चुके होते हैं, तो आप कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले ही गलत छप चुके होते हैं, कुछ सही छप चुके होते हैं। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। हमारे दिमाग में कंसेप्ट कुछ और ही होता है, तो उनको 2 काम करने पड़ते हैं। पहले हमारे दिमाग में जो है वो निकालना पड़ता है, और फिर उनको दूसरा डालना पड़ता है, क्योंकि वो तो निकाल नहीं सकते, तो निकालने का काम हमें खुद ही करना होगा। पर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी होता है उसी के साथ हम उनकी नॉलेज को अपने दिमाग में लेना चाहते हैं, जैसा कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो ये थी मेरी स्टोरी जो मुझे टीचर्स ने बताई थी, जो एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, इस बात को क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट बात ये आती है कि आपको ड्रॉप कब लेना चाहिए। मतलब हर स्थिति में ड्रॉप ना लेना एक आंसर नहीं है। कुछ सिचुएशंस में हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक जेईई मेन एस्पिरेंट हैं और आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, 11th-12th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, और आपको लगता है कि आप दे देते तो आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते थे, या फिर आपको लगता है कि आपने इस एग्जाम में ये मिस्टेक की है, अगर आप इस मिस्टेक को सही करेंगे तो आपको का जो एग्जाम है वो अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है, तो आप इस स्थिति में ड्रॉप ले सकते हैं। सेकेंड बात, अगर आपने अपना एम बना ही रखी बीटेक करना है, या फिर आपकी ब्रांच भी फिक्स है, आपकी ड्रीम भी फिक्स है, वो आपको लगता है कि आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, कंसिस्टेंसी से अपना काम कर सकते हैं, अच्छा डिसिप्लिन बना सकते हैं, तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए। यही 2 सिचुएशन है मेरे हिसाब से जिनमें आपको ड्रॉप लेना चाहिए, अदरवाइज आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए।
अब डिस्कस करते हैं कि आपको ड्रॉप कब नहीं लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने 11th 12th में जेईई मेंस की कोई प्रिपरेशन नहीं की है और आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल कोचिंग लेकर ड्रॉप कर कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे और जेईई एडवांस क्रैक कर लेंगे, तो आई थिंक आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अब सेकंड बात आती है कि अगर आपको ये लगता है कि दूसरे कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, मतलब कि दूसरों की बातों में आकर आपको ये डिसीजन नहीं लेना है। कई बार क्या होता है कि कोई दोस्त होता है, बचपन का दोस्त है या फिर कैसे भी फ्रेंड है, तो वो ड्रॉप ले रहे होते हैं, वो सजेशन देते हैं कि चलो 1 साल ड्रॉप कर लेते हैं, क्या ही जाता है। उनकी बातों में आकर आपको ड्रॉप नहीं लेना है। तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको कब ड्रॉप लेना है या कब नहीं लेना है। अब बात आती है कि कुछ बच्चे कैसे होते हैं, जैसे मैं थी, मुझे बहुत लोगों ने ये सजेशन दिया था कि पूजा तुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कि मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि हम अपने मन में ये डिसाइड कर ही लेते हैं कि हमें ड्रॉप लेना ही है। तो इस केसेस में आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, अब मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। नंबर 1, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हमारा तरीका पढ़ने का ये होता है, हम 2 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन हम बिल्कुल 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम 1 दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए हम 3 दिन बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं और चौथे दिन हम बिल्कुल सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो हमको रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। हर रोज आप 6 आवर्स पढ़िए, तो पर हर रोज पढ़िए। अब सेकंड पॉइंट ये आती है जिसको मोस्टली बच्चे कंसिडर नहीं करते। मैंने भी इसको इग्नोर किया था, मुझे पता था, फिर भी मैं उसे फॉलो नहीं कर पाई। वो ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम एक सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, करंटली मैं मैथमेटिक्स में ही पीएचडी कर रही हूँ। तो जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, हम सोचते हैं कि हमारा फेवरेट है, हम इसमें अच्छे मार्क्स ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें तीनों सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। मैं केमिस्ट्री को बहुत इग्नोर करती थी। जनरली अगर आप जेईई एडवांस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से में फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक होने की 90% पॉसिबिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं जेईई एडवांस तो नहीं क्रैक कर पाई, लेकिन उसके बाद मेरी जो लाइन है वो चेंज हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्रैक किए हैं उसमें यही स्ट्रेटजी काम की है कि कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है। और जब हम बोनस पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो मैं भूल गई थी बताना, मुझे याद आया है, वो ये है कि आपको टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवाईक्यूज, जो आपके पीवाईक्यूज होते हैं, जब आप वो सोल्व करते हैं तो आपको ये सोचकर सोल्व करना है कि आप एग्जाम में बैठे हैं। हम जनरली पीवाईक्यू कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर मैच किया, सेकंड क्वेश्चन किया, उसका आंसर मैच किया, थर्ड क्वेश्चन किया, उसका आंसर मैच किया। ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपना पीवाईक्यू लेना है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आपने 2025 का एडवांस का पीवाईक्यू ले लिया और 3 आवर्स का वो पेपर है, तो आपको ये टाइम सेट करके कि 9 AM पर आप बैठे हैं तो 12 AM तक का आपके पास टाइम है। एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट से जैसे आप एग्जाम में करने वाले हैं उसी तरीके से आपको करना है और फिर उसकी मार्किंग भी उसी तरीके से लगानी है। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग वाले आपसे एग्जाम्स लेते हैं तो ये चीज वहां पर हो ही जाती है। पर आपको पीवाईक्यूज जरूर करने हैं। जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आपको पीवाईक्यूज जब आप सोल्व करते हैं तो आपको इसी स्ट्रेटेजी से करने हैं। पर कुछ बच्चों का डाउट ये हो सकता है कि हम पीवाईक्यूज तो टॉपिक वाइज सोल्व करेंगे। जब आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं तब भी एक आइडिया एस्टिमेट कर लीजिए कि जब आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं तब भी एक आइडिया एस्टिमेट कर लीजिए कि ये 10 क्वेश्चंस करने में मुझे लगभग 50 मिनट्स ही लगने चाहिए और 20 मिनट्स ही लगने चाहिए। तो इस तरीके से टाइमर सेट करके कीजिए। जब आप बीपीपी सोल्व करते हैं या फिर अपना जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है वो सोल्व करते हैं, वो भी इसी तरीके से सोल्व कीजिए कि ये आपका एग्जाम है। आपने टारगेट सेट किया है कि आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको उन 20 क्वेश्चंस को बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न से सोल्व करना है। जो आपसे सही है उसको सही मानना है, जो गलत है उसे गलत मानना है।
मतलब नेगेटिव मार्किंग को नेगेटिव ही मानना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव, तो मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकेंगे। मैं 99% श्योर हूं कि आपका एग्जाम फिर इस तरीके से पढ़ने से क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और आपने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।